हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटियार डिग्री एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास है और आज हम इसमें 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा की मानक वर्तनी पर। दूसरा, हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियां। तीसरा, हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं। फोर्थ ऑप्शन है आपका हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। तो बताइए इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण करते समय आप सर्वाधिक बल कौन से बिंदु पर देंगे? तो बेटा आपका डी ऑप्शन करेक्ट होता है, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं? ये जो नहीं है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे नेगेटिव पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपका, कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, हमें बच्चे की जो भी भाषा है, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो, हमें उसका क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आपका, कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। आप बताइए क्या ये बात सही है कि आप बच्चों को बहुत ज्यादा लिखने के लिए काम दे रहे हैं? नहीं, ये गलत है। तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा इसका। सी ऑप्शन क्या है, कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप बच्चों को बाल साहित्य दें। उससे क्या होगा बेटा, बच्चे को रीडिंग की हैबिट होगी, उसको पढ़ने में आनंद आएगा, क्योंकि कोई भी स्टोरी हो, कोई भी साहित्य हो, जब बच्चा पढ़ता है तो उसको इंटरेस्ट आता है ना। डी ऑप्शन क्या है, कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता भी दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है बेटा, बच्चे को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता हमें देनी चाहिए। तो फिर ये तो ए सी डी, ये तीनों ऑप्शन तो आपके बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया था कि जिस कथन से आप सहमत नहीं हैं। तो फिर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि बच्चों को अधिक से अधिक कार्य दिया जाना चाहिए। यही बात गलत है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की के विचार पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। अब वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं ये तो आप सबको पता है ना। तो बस पहला ऑप्शन क्या है इसमें, कविता दोहराने। दूसरा, कार्य पत्रकों पर। तीसरा, कहानी सुनने पर। और फोर्थ है आपका परस्पर अंतरक्रिया। तो आपको पता है कि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, बच्चा समाज से अंतरक्रिया करके सीखता है। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, परस्पर अंतरक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह कहलाता है। पहला, व्याकरण की पेटी। दूसरा, सार्वभौमिक व्याकरण। तीसरा, एकीकृत व्याकरण। फोर्थ है आपका नियम पुस्तिका। तो बताइए बेटा, चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। दूसरा, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। तीसरा ऑप्शन है, भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। फोर्थ ऑप्शन है आपका, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो यहाँ भी आपसे क्या पूछा गया कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, यानी कि जो गलत है वही आपसे पूछा गया है। तो बेटा भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल ठीक बात है। भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन क्या है? एक सहज प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम अपने आसपास के एनवायरमेंट से भाषा का अर्जन कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारी मातृभाषा है, उसका क्या किया जाता है? भाषा का अर्जन किया जाता है। लेकिन भाषा अधिगम क्या है बेटा? भाषा अधिगम क्या है? जब आप स्कूल में जाकर के किसी भाषा को सीखते हैं, जिसमें आपको टीचर भी चाहिए होता है ना, आपको कुछ रूल्स भी समझने होते हैं, तो क्या वो भाषा अधिगम है। जो हमारी सेकंड लैंग्वेज होती है उसका क्या करते हैं बेटा, भाषा का उसको सीखना क्या, भाषा का अधिगम होता है ना। तो ए ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाना चाहिए। सी ऑप्शन क्या है, भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। ये बात भी बिल्कुल आपकी ठीक है।
डी ऑप्शन क्या है, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। ये बात भी बिल्कुल आपकी ठीक है कि अगर आपको परिवेश मिलेगा तो भाषा अर्जन में वो बिल्कुल हेल्प करेगा आपकी। तो आपसे क्या पूछा गया था, जो नहीं है, तो क्या भाषा शिक्षण में केवल भाषा की शुद्धता पर ही बल दिया जाना चाहिए? नहीं, तो आपसे क्या, यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आपसे नेगेटिव पूछा गया था, यही एक नेगेटिव है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामग्रियों में शिक्षण शास्त्र को अंतर्निहित करना। पहला ऑप्शन, सामग्रियों की पाठ्य वस्तु की वैधता है। दूसरा, सामग्रियों की विश्वसनीयता है। तीसरा, शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय समझ है। फोर्थ ऑप्शन है, सामग्रियों की शिक्षा शास्त्रीय समझ है। अब सामग्री को आप अपने शिक्षण शास्त्र में सम्मिलित कर रहे हैं, सामग्री का आप उपयोग कर रहे हैं, तो क्या है ये, सामग्रियों की शिक्षा शास्त्रीय समझ है आपकी, है ना, इसीलिए तो आप कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय समझ। बेटा ये क्या होती है, ये एक टीचर की विशेषता है, एक टीचर का गुण है ये। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय समझ, है ना। सी ऑप्शन में तो आपका ये है जो शिक्षक का गुण है ये, लेकिन आपसे ऊपर क्या पूछा है, सामग्रियों में शिक्षा शास्त्र को अंतर्निहित करना, है ना। तो क्या है बेटा, सामग्रियों में शिक्षा शास्त्र को अंतर्निहित करना, है ना। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है कि आपकी सामग्रियों को लेकर के आपकी शिक्षा शास्त्रीय समझ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 6 के समूह में बांटा और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दी। उसके बाद उनसे कल्पना कार्य करने, चर्चा करने और अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उनमें कौन सा कौशल विकसित कर रही है? पहला, नियंत्रित लेखन। दूसरा, निर्देशित लेखन। तीसरा, रचनात्मक लेखन। फोर्थ, उत्पाद लेखन। बेटा उसने क्या किया, बच्चों को 6 के समूह में बांट दिया और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा लिखने को दी। उसके बाद उसने कल्पना करने, चर्चा करने और अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। तो बेटा इन सब में क्या होगा, वो रचनात्मक लेखन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा कि क्या कर रहे हैं बच्चे, इससे बच्चों में कौन सा कौशल विकसित होगा, रचनात्मक लेखन का। नेक्स्ट है आपका, एक शिक्षक श्याम पट पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखता है या लिखती है, ठीक है, और विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वर्तनी सिखाने की इस तकनीकी से मेल खाती है? टीचर ने बोर्ड पर कुछ लिखा और बच्चों ने एज इट इज अपनी कॉपी में उसको नोट कर लिया, ठीक है बेटा, देखकर श्याम पट पर टीचर ने लिखा और बच्चों ने उन्हीं शब्दों को अपनी कॉपी में लिख लिया, ठीक है। तो अब आप बताना, क्या ये खेल विधि है? नहीं। अभ्यास विधि है? नहीं। ये क्या है बेटा, प्रतिलेखन विधि है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्या है ये, प्रतिलेखन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? श्रवण कौशल, है ना, मतलब तो उसमें आप बताइए जरा। पहला ऑप्शन आपका व्याख्या प्रणाली, दूसरा तुलना प्रणाली, तीसरा गीत प्रणाली, फोर्थ है खेल प्रणाली। श्रवण कौशल कैसे विकसित होगा बेटा, जब टीचर आप क्लास में कुछ व्याख्या करेगा, कुछ लेक्चर देगा, तो उससे क्या होगा, बच्चा सुनेगा। तो श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रणाली क्या है बेटा, व्याख्या प्रणाली, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा? हस्तलेखन मतलब हाथ से लिखने में। पहला, अलमारी में कपड़ों को फैलाना। दूसरा, कुछ छलका देना। तीसरा, तालियां उठाना। फोर्थ है, धागे में मन के पिरोना। अब बेटा आप देखो, जब आप लिखते हो, है ना, तो आप कैसे लिखते हो, आप पेंसिल पकड़ते हो, पेन पकड़ते हो, तो आप कैसे लिखते हो? तो अब आप देखो, क्या इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको उसी तरीके की एक्टिविटी करने के लिए है? इसमें देखो, जब आप पेंसिल पकड़ते हो, आप अपनी उंगलियों को, है ना, उंगलियों का इस्तेमाल करते हो, है ना, और क्या करते हो, धागे में पिरोते हो, तो क्या होता है, आप अपनी उंगलियों से हेल्प लेते हो, है ना, उंगलियों के बीच में सुई पकड़ते हो, मनका पकड़ते हो, तभी तो उसको पिरोते हो। तो क्या अलमारी में कपड़े को फैलाना
ये उससे मैच करता है? नहीं, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। कुछ छलका देना नहीं, तालियां बजाना ये भी नहीं। जब आप धागे में मनके को पिरोते हो ना बेटा, तो आपका हाथ क्या, जैसे आप लिखते समय जिस तरीके से आप करते हो, वैसे ही जब आप धागे में मनके को पिरोते हो ना, तो वो उससे हस्तलेखन को विकसित करने में यही सहायक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आए। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौने क्या हैं? शिक्षण सामग्री है, वास्तविक सामग्री है, वास्तविक वस्तुएं हैं, प्रदत्त कार्य है। अब बच्चे को अपने घर से बच्चा अपने खिलौने, पशु और वाहन वगैरह ये सब खिलौने लेकर के आ रहा है, घर से लेकर के आ रहा है अपने। तो ये बताइए क्या है? ये रियली वास्तविक सामग्री है बेटा। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट होगा कि क्या है? वास्तविक सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है क्योंकि। अब बताना है आपको कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है यह शब्दों की वर्तनी के शिक्षण में मदद करता है। दूसरा, यह शब्द भंडार का शिक्षण केवल वास्तविक वस्तुओं से ही कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप शब्द भंडार सिखाने के लिए केवल वास्तविक वस्तुओं से ही आप सिखा सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है ना। तीसरा ऑप्शन क्या है? छोटे बच्चे अमूर्त चिंतन के योग्य नहीं होते हैं। या फिर फोर्थ ऑप्शन है आपका, यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है और जो वे अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब आप चीजों को सिखा रहे हैं बच्चों को उनके वास्तविक जीवन से जोड़ करके, जो वस्तुएं अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं आप उनकी हेल्प लेकर के बच्चों को सिखा रहे हैं। तो क्या है? ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। गहराई से, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा। समझ के साथ पढ़ना और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। साथ ही वे आवश्यकता अनुसार परीक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। वह डैश का अभ्यास कर रही है। पहला, विस्तृत पठन। दूसरा, गहन पठन। तीसरा, पहेली पठन। फोर्थ है सहयोगी पठन। तो जब आप किसी का गहराई से अध्ययन करते हैं, किसी चीज का गहराई से पठन करते हैं, तो वो क्या होता है? गहन पठन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने के लिए और अवधारणा को बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। तो इसको क्या कहेंगे? विस्तृत पठन का अभ्यास कर रही है, जिक्सॉ पठन है, गहन पठन है, साथी पठन है। जब बेटा आप आनंद के लिए पढ़ते हैं, आनंद लेने के लिए आप किसी चीज को पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है? विस्तृत पठन होता है। और अगर गहराई से किसी चीज का पठन करते हैं तो वो गहन पठन होता है। आनंद लेने के लिए हम पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई स्टोरी बुक दे दी जाती है और आप आनंद के लिए आप खाली समय में बैठे हैं और आपने क्या किया? आपने स्टोरी पढ़ना शुरू कर दिया, तो आप अपने आनंद के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो वो क्या है? वो विस्तृत पठन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करे और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखे। तो अब बताइए बेटा, इसमें क्या आएगा? इन दोनों में क्या आएगा? पहला, जटिलताओं और दूसरे में साहित्य। फिर बी ऑप्शन है विषमताओं, सराहना। तीसरा, विविधता और सराहना। फोर्थ है सराहना और विविधता। तो भारतीय भाषाओं की क्या है? हमारे यहाँ भाषाओं की क्या है? विविधता है ना। तो पहले तो आएगा विविधता को स्वीकार करे और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखे। भाषाओं की विविधता है हमारे यहाँ, है ना। तो यही तो अच्छी बात है हमारे यहाँ की, हमारे यहाँ कई तरीके की भाषाएं बोलते हैं। तो क्या है? भाषाओं की विविधता को तो स्वीकार करना चाहिए और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से हमें देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।